नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं बहुत ही सामायिक विषय पर जो कि युवाओं में लगातार देखने को मिल रहा है। हम बातचीत करने जा रहे हैं गंजेपन के इलाज के बारे में। क्यों कम हो रहे हैं बाल और क्यों असमयी लोगों को गंजापन देखने में मिल रहा है। हमारे शास्त्रों में केश के बारे में तरह तरह की बातें करी गई हैं। केश जो है शरीर में सुंदरता का एक बहुत ही बड़ा प्रतिमान है। अगर बाल नहीं है तो कई बार वो मैच्योरिटी का प्रतीक तो बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी खटकती है चेहरे के अंदर। इसीलिए हेयर रिस्टोरेशन के लिए आजकल तमाम विज्ञापनों से पेपर भरे रहते हैं। कुछ लोग तो बड़े खुश रहते हैं कि बड़े अच्छे हेयर आ गए, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हेयर ट्रांसप्लांट करके ठगा गए। आखिर क्यों होता है ऐसा कि कुछ लोग के लिए सही ये काम करता है, कुछ लोग के लिए गलत काम करता है? क्या हमने गलत आदमी का चयन कर लिया अपने बाल उगाने के लिए? इन तमाम पेचीदगियों के बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनिल गर्ग साहब से, जो कि इंदौर के अंदर रिजुविनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर कराते हैं। और ऐसे बहुत से वीआईपी और सामान्य जन हैं जिनको इन्होंने हेयर के बारे में आश्वस्त किया है। सबसे बड़ी डिग्री जो होती है इसमें डिप्लोमेट ऑफ अमेरिका की एक डिग्री होती है हेयर रिस्टोरेशन की, वो उन्होंने हासिल करी है। आप फेलो हैं हेयर रिस्टोरेशन सोसाइटी अमेरिका के। आपने योगा के अंदर भी एमए किया है, तो क्या वास्तव में योग या एक्सरसाइज या खान पान भी कई बार हेयर की ग्रोथ को प्रभावित करता है? और क्यों ऐसा होता है कि मेरे पिताजी गंजे थे तो गंजे होना ही मेरी नियति है? क्या इसको टाला भी जा सकता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर अनिल गर्ग साहब हैं। अनिल गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले इतने वर्षों से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आप पहले प्लास्टिक सर्जरी करते थे, नाक की भी सर्जरी करते थे, दूसरी भी सर्जरी करते थे, लेकिन फिर आपने अपने मेन स्ट्रीम को हेयर ट्रांसप्लांट ही क्यों चुन लिया? क्या वास्तव में बाल्डता की जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी है कि आपने सब चीज़ों को छोड़कर उसी को चुन लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं पहले कटे हाथ और उंगलियों को जोड़ता था और उसे सोचता था कि कटे हुए हाथ के यदि हाथ जोड़ देते तो समाज को मैं बहुत बड़ा योगदान दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे नवयुवक मेरे पास आए जो सिर्फ बाल चले जाने के कारण, बाल गिरने के कारण अपना जॉब छोड़ के घर पे बैठ गए थे। वो कहीं लोगों से मिलते नहीं थे और उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी और डिप्रेशन में चले गए। उस बात ने मेरे को प्रमोट किया कि एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअल आदमी जो मेरी सोसाइटी और देश के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, सिर्फ बाल जैसी छोटी सी समस्या के कारण वो घर पर बैठा है, उसने इंस्पायर किया। और फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर रिस्टोरेशन के अंदर अपना ध्यान लगाया और उसके अंदर मैंने डिग्री हासिल की, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर एसोसिएशन सर्जरी। और पिछले 2009 से मैं लगातार सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट का मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर सीमा ये सेवाएं देते आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला इंटेलेक्चुअल, में देखता हूँ जितने कंप्यूटर के जानकार हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ यंग लड़के जिनका बड़े बड़े पैकेज हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो वो गंजे दिखाई पड़ते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत सही कहा आपने। देखिए, बालों का जाना मुख्य कारण आनुवांशिक होता है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज अंडर द इफेक्ट ऑफ मेल हार्मोन फॉस, बट दे आर मैनी अदर एपिजेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। आज हम सभी जानते हैं कि आज का नवयुवक, उसका आचार विचार, रहन सहन, खान पान सभी दूषित है, कुछ भी शुद्ध नहीं बचा। ये प्राय कर देखने में आ रहा है कि जिनके पेरेंट्स के बाल 40 से 50 साल की उम्र पे गए, उनके बाल आज 20 से 25 साल की उम्र पे ही उन बच्चों के बाल जा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत कॉमनली कहता हूँ कि एक इमारत है जो कमज़ोर बनी हुई है लेकिन उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है तो लंबा चलती है। लेकिन एक इमारत कमज़ोर बनी हुई है जेनेटिकली और उसका मेंटेनेंस नहीं है, मीन्स पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, जो न्यूट्रिशन है वो हाई पेस्टिसाइड युक्त है, कम है, रॉन्ग हैबिट्स है डाइटरी, इस लो मेंटेनेंस के कारण वो जेनेटिकली कमज़ोर बाल और भी कम समय में गिर रहे हैं। इसलिए आज के नवयुवकों में 20 से 25 साल की उम्र पे बालों का गिरना, गंजापन और सफ़ेद बालों का होना बहुत कॉमन समस्या हो गई है। आज का नवयुवक अपनी प्रसन्नता को कहीं और खोज रहा है, मोबाइल में खोज रहा है, रात भर टीवी देखता है,
मल्टीटास्किंग करता है, दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, उसे यही नहीं पता कि उसकी मंजिल कहाँ है, और इस दौड़ में कहीं ना कहीं उसके बाल और उसकी खुशियां कहीं ना कहीं खो जाती है। यही कारण है। डॉक्टर साहब नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़ गए हैं, हमारे बहुत ही नियमित दर्शक हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, हाँ, पूछिए अपना नमस्कार सर। सवाल। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जिनको गंजापन की समस्याएं होती हैं तो उनसे कौन सी असावधानी हो जाती है जिसकी वजह से ये समस्या को झेलनी पड़ती है। पुराने जमाने में जिनके बाल नहीं होते थे तो ये कहते हैं कि साबुन पानी तेल बचा, गर्दन मोटी सिर सफा। हाँ जी मिश्रा जी नमस्कार, थैंक्स आपके क्वेश्चन के लिए। बहुत कॉमनली नवयुवकों में मैंने बताया, एक तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है खान पान। आज हमारा खान पान पूर्णतः दूषित है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड है, और जो बाल को हमारी बॉडी जो इंटेलिजेंट है परमपिता परमेश्वर ने बनाई है, बाल चूंकि वेस्टिजल पार्ट है, जिंदा रहने के लिए, इस मशीन को चलाने के लिए बाल की आवश्यकता नहीं है, और वो सप्लाई सबसे लास्ट में होती है। नाखून को भी सप्लाई होने के बाद यदि न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन बचता है तो बालों को सप्लाई होता है, और उतना हमारी डाइट में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 पॉल्यूशन। आज हमें पता है न तो पानी शुद्ध है न हवा शुद्ध है। नंबर 3 स्ट्रेस। आज हमारे विचार भी शुद्ध नहीं है। हम देखते क्या है, सोचते क्या हैं और करते क्या हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं है मेरे दोस्त। नींद एक दूसरा कारण है। नींद यदि प्रॉपर नहीं होगी तो कुछ हार्मोन्स जो बनते हैं वो नहीं बनते, मेलाटोनिन्स वगैरह, वो है। फिर पेस्टिसाइड्स के अंदर के अलावा टबैको आती है, हमारी स्मोकिंग आती है, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। हम चारों तरफ से जहरीले वातावरण में जी रहे हैं, इसीलिए नवयुवकों के बाल जल्दी जा रहे हैं, और इसके लिए उनको पूर्णतः ध्यान देना होगा। एक्सरसाइज करना है, प्रसन्न रहना है, कम से कम 6 घंटे सोना है, प्रोटीन, दाल, दूध, दही, गुड़, चना, मूंगफली मैं बहुत कॉमनली बताता हूँ। हर व्यक्ति को गुड़, चना, मूंगफली और स्प्राउट्स लेना चाहिए। प्रोटीन ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन एग ले सकते हैं, और मौसमी फ्रूट्स लेना अत्यधिक आवश्यक है। और नित्य कम से कम 5 मिनट से लेके जितने टाइम आपको सूट होता है, जो एक्सरसाइज सूट होती है वो एक्सरसाइज आपको हर हालत में करनी चाहिए। कहीं ना कहीं गर्ग साहब की बातचीत से ये पता लगता है कि हमारा जो आचार विचार और खान पान में जो परिवर्तन आया है, इस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर हम उसको सुधारें तो जैसे पुराने ज़माने में हमें गंजे लोग जो है ज़्यादा उम्र में मिलते थे, तो इसमें भी सुधार। लेकिन डॉक्टर साहब कई बार हमने ये देखा है कि जो लोग समुद्री इलाकों में रहते हैं, जैसे कि जो बंगाल में रह रहे हैं, वहाँ सब बड़े अच्छे केश हैं। जो लोग जैसे कहते हैं ना सी फूड वगैरह खा रहे हैं, उनके केश बहुत अच्छे हैं। तो ये क्षेत्रीयता के आधार पर भी आपके पास तो पूरे देश से और विदेश से भी मरीज आते हैं ट्रांसप्लांट कराने। तो ऐसा हमारे भारत देश के कुछ बेल्ट में लोगों के हेयर अच्छे हैं, कुछ जगह गड़बड़ है, ऐसा भी कुछ देखने को आता है? यस, ये बिल्कुल सही कहा। एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक, जो लोग फिश ईटर है, जो सी एनिमल्स को खाते हैं, उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मिलता है। अनदर थिंग, उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, रिलेटिवली लेस पेस्टिसाइड वाली होती है और मोर हैप्पीनेस होती है। इसी तरह से मैं कहूँगा कि आप समुद्र के किनारे न जाके हम हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जाइए जी, कोई आदिवासी गंजा नहीं मिलता। मैंने 1000 पेशेंट की स्टडी की गई, उसमें मेरे को एक भी बैगर गंजा नहीं मिला। हमारे पुराने संतों को देखिए, हाँ। वो गंजे नहीं होते। लेकिन यही कंपनी के सीईओ देखिए, आईआईटीएंस देखिए, सीए जो एग्जाम दे रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस का एग्जाम देते हैं, उनके देखिए। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आज के नवयुवकों में है। और जो लोग आदिवासी हैं, खान पान उनका शुद्ध नहीं है, लेकिन स्ट्रेस नहीं है, प्रसन्न है, प्रसन्नतापूर्वक सोते हैं, अभाव का उनको अनुभव ही नहीं है, विचार ही नहीं आता है, जो है पूर्णता में है, तो उनको कोई स्ट्रेस नहीं है। तो उनके बाल स्वस्थ रहते हैं, मोटे रहते हैं और हरे भरे रहते हैं। गर्ग साहब ने एक स्टडी भी करी है, दर्शकों को मैं बता दूं। उन्होंने जो सीईओ लोग हैं और ये जो साधु संत लोग हैं, क्यों इसमें बाल नहीं जाते हैं, इसकी एक स्टडी भी करी। इसके आधार पर इस कंक्लूजन पर पहुंचे डॉक्टर साहब। लेकिन ये भी देखने के अंदर आता है कई बार कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो विग लगाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं अरे साहब सर्जरी कराएंगे
सर्जरी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो सर्जरी कराएंगे तो दुनिया भर की चीज़ें होंगी, उसमें ख़तरा भी है। एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि साहब बाल ट्रांसप्लांट कराने गए, उनकी डेथ हो गई, किसी को ब्लीडिंग हो गई, किसी को कान के अंदर प्रॉब्लम हो गई, किसी को आँख के अंदर प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने कहा भाई क्यों ना हम विग लगा लें। तो विग और हेयर ट्रांसप्लांट दोनों में क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, उनका मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट यदि एक ट्रेंड स्किल्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन द्वारा किया जाता है और सेफ हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे, जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होता है, प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशन लेते हुए किया जाता है, तो एक ये सेफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है जो लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है और प्राय कर इसमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। लेकिन जैसा आपने सत्य बताया कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कुछ पेशेंट्स की डेथ हुई है क्योंकि उन लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट अनट्रेंड आदमियों ने किया, ये अनऑथराइज सेंटर्स पे किया गया, ये कोई न कोई उसके अंदर खामी थी, प्रॉपर प्रिकॉशन शायद नहीं लिए गए थे, उसके कारण इस प्रकार का होना शायद संभव हुआ। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रोसीजर है। अब आता है विग वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट। देखिएगा, विग जो है आर्टिफिशियल हेयर है। हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जहाँ पर धूल है, धूप है, गर्मी है, पसीना आता है, और हम जिस एनवायरनमेंट में घूमते हैं, स्पेशली नवयुवक, वो हमेशा दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे में विग और चमड़ी के बीच में पसीना आता है, इरिटेशन होता है, तो कई लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हम एक न एक बार किसी पेशेंट को ये जरूर बोलते हैं कि भाई यदि आपको कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हेयर पैच लगाना चाहे, तो आजकल बहुत अच्छे हेयर पैच आते हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस लगती है और उससे यंग बॉयज़ उनको अक्सर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली वो आर्टिफिशियल है और उसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा लगती है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर पैच का कंपैरिजन मैं कहूँगा संभव नहीं है। लेकिन एक कैटेगरी है, जो लोग डरते हैं, जो लोग थोड़े से एल्डरली एज के हैं, जिनका लाइफ स्टाइल एसी रूम में है, कार में घूमते हैं, वो लोग प्लान कर सकते हैं और हम ऐसा ऑप्शन उनको देते भी हैं कि वो जाके एक बार उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या जिन्होंने हेयर पैच लगा रखा है उनके अनुभव के आधार पे भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब हम तो देखते हैं कई बार लोग तो इतने ज़्यादा गंजे रहते हैं कि उनको तो बाल ही नहीं दिखते सर पे। तो ये कहाँ से लाते हैं आप ये बाल? यस, अब इसके अंदर जो सर के टॉप के बाल टेम्परेरी बाल होते हैं और सर के पीछे के बाल आपने देखा होगा, जितने भी गंजे होते हैं उनके वो बाल नहीं जाते हैं क्योंकि वो परमानेंट होते हैं, उनमें जीन्स नहीं होता है। इसके अलावा दाढ़ी हो गई, चेस्ट है, एब्डोमन है, बाकी बॉडी के पार्ट है, इवन प्यूबिक हेयर का भी हेयर ट्रांसप्लांट में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उन जड़ों पे जीन्स नहीं होता है और जीन्स नहीं होने के कारण वो बाल नहीं झड़ते हैं। तो इन सब डोनर एरिया, इन सबको डोनर एरिया बोलते हैं, वहाँ से हम FUE टेक्निक या FUT टेक्निक से उन जड़ों को, एक एक जड़ को निकालते हैं, यह एक स्ट्रिप लेते हैं, उससे एक एक जड़ को जहाँ पर बाल की आवश्यकता होती है वहाँ रोपित किया जाता है। आजकल नवयुवकों में दाढ़ी मूछें बढ़ाने का भी प्रचलन चला है, तो कई लोगों में जन्मजात दाढ़ी नहीं होती है या कम होती है, तो ऐसे नवयुवक भी आते हैं जो चाहते हैं कि उनकी दाढ़ी घनी कर दी जाए। जैसे हमारे सिख भाई लोग हैं, उनको ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है, बाल खींचते हैं, उसके कारण उनका एलोपिक पैच हो जाता है, तो उनमें भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जो कि सेफ है। तो डॉक्टर साहब, आप अपने लैपटॉप के अंदर लाए हैं कि क्यों चेहरे का जो विन्यास है वो बालों से ही संपूर्ण होता है, और आपने जो बताया कि जगह जगह से बाल निकाल के जगह जगह लगाते हैं, तो ये चित्रों के माध्यम से हमें ज़रा दर्शकों को दिखाइए ताकि थोड़ा उनको पता लगे। देखिए, आपको ये सोचना है कि बाल की अब आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमें बाल दिए थे प्रकृति के, वातावरण के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जो ब्यूटी है मैथमेटिक्स में होती है, फेशियल प्रोपोर्शन, इनका चेहरा सुंदर दिखता है क्योंकि 1/3 में है ये, लेकिन गंजेपन में माथा चौड़ा हो जाता है तो ये प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है। और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का रोल है कि इस हेयर लाइन को अपनी जगह लगा दे और चेहरे के प्रोपोर्शन को मेंटेन करे। तो हेयर ट्रांसप्लांट का रोल है फेशियल फ्रेमिंग। जब ये माथा चौड़ा हो जाता है, प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे करके हम फेशियल फ्रेमिंग करते हैं, ऐसा किया जाता है।
अब आप देखिएगा कि इसमें पेशेंट बैठा हुआ है, शून्य किया हुआ है, और ये एक एक जड़ को मशीन के द्वारा निकाला जा रहा है, और इन जड़ों को निकाल के उसी वक्त जहाँ पर बाल चाहिए होते हैं वहाँ भी लगा दिया जाता है। आप देखिए कितनी सुंदर जड़ें हैं, ये अपने आप में एक ऑर्गन है। परमपिता परमेश्वर ने कितनी सुंदर जड़ें दी है जो आपके सुंदर बाल बनाते हैं। ये सिर से लिए गए हैं, ये आपके एब्डोमेन से लिए हैं, ये चेस्ट से लिए गए हैं, और ये बियर्ड से लिए गए हैं, और इन जड़ों को इस प्रकार से लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि आप इसको देखेंगे कि दाढ़ी से इन जड़ों को, एक एक जड़ को निकाला जा रहा है मशीन के द्वारा। कितनी सुंदर जड़ें, और उसी वक्त उन जड़ों को सिर के अंदर जहां पर गंजापन है वहां पर लगा दिया जाता है। इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा चेस्ट से भी बालों की जड़ों को निकाला जाता है। कई लोगों के ऊपर बाल बिल्कुल नहीं होते, पीछे कम होते, ऐसी स्थिति में हम चेस्ट और एब्डोमेन से भी बालों की जड़ों को आप देख रहे हैं, एक एक जड़ को निकाल करके सिर पे लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से, और ये किस तरीके से हम एक एक जड़ को सिर के आगे के हिस्से में जहाँ गंजापन है वहाँ पर डालते हैं, और ये जड़ें बहुत डेलिकेट होती हैं, इनको बिना छुए डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है जो लोकल एनेस्थीसिया में सेफली पेशेंट से बात करते हुए, पेशेंट उस वक्त पिक्चर देखता रहता है, गाने सुनता रहता है, कहानी किस्से चलते रहते हैं, टी ब्रेक होता है, कॉफ़ी के लिए जाते हैं, लंच ब्रेक होता है, और दिन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है, और शाम तो को डॉक्टर पेशेंट घर चला साहब जाता है। कितनी फसल रोप देते हैं, कितने हजार बाल लगा देते हैं आप? हाँ जी, एक दिन में हम 6, 7, 8 हज़ार बाल लगा देते हैं। 4 से 5 उंगल एरिया को एक दिन में एक पेशेंट को हम कवर करते हैं। कई बार जब ज़्यादा आवश्यकता होती है तो 2 दिन के लिए भी रखा जाता है। नेक्स्ट डे बियर्ड से लिया जाता है, बियर्ड से लेके भी इन जड़ों को लगा दिया जाता है। तो पेशेंट रात को घर जाता है, दूसरे दिन सुबह आता है, फिर बियर्ड से लेके फिर लगा दिया जाता है। और बात करते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रदीप साहू हैं हमारे साथ, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग एवरीवन। जी जी। और डॉक्टर साहब को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ कि जो महिलाओं में गंजापन है वो ना के बराबर होता है, जबकि वही महिला जो मेल को भी जन्म देती है, फीमेल को भी जन्म देती है, पूरा का पूरा जो 9 मंथ की डिलीवरी में वो जो मेल जन्म लेता है उसमें गंजेपन की संभावना होती है। तो यह क्या किसी भी तरह का क्या प्रेगनेंसी डिसऑर्डर भी हो सकता है क्या, और इसमें आनुवंशिकी कितना रोल प्ले करती है? यस, बहुत अच्छे 2 क्वेश्चन है आपके। महिलाओं में गंजापन कम होता है ऐसा नहीं है, वो अपने को दिखता नहीं है। महिलाओं में भी गंजेपन की समस्या ऑलमोस्ट नहीं, बट वो ना के बराबर होता है एक्चुअली। नहीं, मैं आपकी बात से थोड़ा सा तो नेग्लिजिबल उसको नजरअंदाज किया जाता है, वो देखने भी नहीं आता है। 1-2% जो है, मेजोरिटी ऑलवेज मेक्स द रूल, मेजोरिटी ऑफ द लेडीज है उसमें ना नहीं देखने को मिलता है, और मेल में देखने को मिलता है, जबकि उनमें जो गंजेपन का जन्म देती है। इसका क्या कारण है? सर, आनुवंशिकी कितना रोल प्ले करती है? आनुवंशिक का बहुत ज्यादा रोल है। वो एक आनुवंशिकी का रोल है, तो सबसे पहले उस पीढ़ी में जिसको गंजापन हुआ था उसका क्या कारण था? सर, ये आनुवांशिक है। सबसे पहले पीढ़ी का क्वेश्चन तो ये आएगा कि वो जीन्स कहाँ से चला है। फिर वो क्वेश्चन यदि हम ऊपर जाते जाएंगे तो अंडा और मुर्गी का क्वेश्चन आ जाएगा। ये जीन्स होता है जिसका नाम होता है AR जीन्स, वो मेल और फीमेल दोनों में होता है, और जिन जड़ों पे जीन्स होता है उस पर DHT हार्मोन अटैक करके उसको पतलेपन का संकेत देता है, और ये जीन्स ही मेनली रेस्पॉन्सिबल है मेल और फीमेल के अंदर। फीमेल में जो गंजापन का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, उनमें आगे की हेयर लाइन इंटैक्ट होती है और टॉप पे होता है, जो प्रायकर मेल उसको नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि महिलाएं अक्सर अपने बालों को इस प्रकार से कॉम कर लेती है। तो आम आदमी फीमेल का गंजापन नहीं देख पाता, लेकिन हम डॉक्टर लोगों के पास बहुत फीमेल्स आती है एंड दे क्राई ए लॉट, और उनको मेंटल डिस्टर्बेंस मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं कि महिलाएं एक दूसरे को टोकती है, ज़्यादा उनको पीड़ा पहुंचाती कि तुम्हारे बाल कहाँ चले गए। दूसरा, फीमेल अनफॉर्चुनेटली अपने पे खर्चा नहीं करना चाहती, तो अक्सर अपनी पीड़ा वो नहीं बताती है, इसलिए भी महिलाएं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, हेयर ट्रीटमेंट के लिए कम आती है। लेकिन आज के युग में नवयुवतियों में, इवन स्कूल गोइंग बच्चों के बाल पतले हो रहे हैं और सफ़ेद हो रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट से, टॉक्सिन से
रॉन्ग फूड हैबिट से मेल एंड फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बाल मेरे पतले होना शुरू हुए, मैंने आपसे कंसल्ट किया तो आपको ऐसी दवाइयाँ दे दें, हेयर ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए और उनकी सेहत सुधर जाए? बहुत अच्छा, यही एक सोसाइटी जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूं। मेरे पास 10 साल का डाटा है जिसमें करीब 87 to 88% पेशेंट सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं और 12 से 13% पेशेंट जो मैं ओपीडी में देखता हूं उनको हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। जो आपने क्वेश्चन किया बालों का पतलापन, ये प्रथम साइन है। दूसरा है कि पहले बाल हर महीने कटाता था, अब 1.5 महीने पे कटा रहा हूं, ये दूसरा साइन है। तीसरा है ये डीपनिंग हो जाती है जिसे फ्रंटोटेम्पोरल सेशन बोलते हैं। यदि उसी वक्त आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर आपको मिनॉक्सिडिल है, फिनेस्ट्राइड है, फूड सप्लीमेंट, आपके विटामिन है, उनका करेक्शन करेगा। तो न केवल बालों का और पतला होना रुक जाएगा बल्कि आपके पतले बाल वापस मोटा होना शुरू हो जाएंगे। इसे रिवर्सल ऑफ मिनिचराइजेशन कहते हैं। और यही मेरी आज की टॉक का उद्देश्य है। उन नवयुवकों को जिनके बाल पतले हो रहे हैं, जिनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, वो तुरंत अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान दें, अपने आप को देखें कि वो क्या गलती कर रहे हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करें जिससे कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े। तो डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आप लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हेयर ट्रांसप्लांट आप में कंट्रा इंडिकेटेड है, आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता? बहुत बढ़िया, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं। उसमें 2 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक तो वो पेशेंट जो अनफिट है मेडिकली, जैसे इपिलेप्सी के पेशेंट हो गए, ड्रग एडिक्ट्स हो गए, उनमें अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हैवी स्मोकर है और हैवी टबैको च्यूअर एंड हैवी अल्कोहलिक्स है। ये वो कैटेगरी है जिनमें हम तुरंत हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, उनको डॉक्टर को भेजते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक करते हैं, उसके बाद उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी होती है जिनमें डोनर हेयर पुअर होता है, मीन्स जहाँ से हमें बालों की जड़ें लेनी है, वो बालों की जड़ों की संख्या कम हो और बहुत पतले और कमज़ोर हो, उनमें भी तुरंत हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन नहीं लिया जाता है। उनमें कॉज को ढूंढा जाता है, किस कारण से इनके डोनर हेयर पतले हैं, क्या उनको करेक्ट किया जाता है, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर डोनर हेयर को वापस एग्जामिन करके हम उनको हेयर तीसरी एक कैटेगरी बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम बहुत होती है। वो अक्सर हमारे पास बहुत सारे फिल्मी हीरो हीरोइनों के फ़ोटो लेके आते हैं। वो कहते हैं मेरी नाक भी ख़राब है, मेरा ये भी ख़राब है, मेरा ये भी ख़राब है, दिन भर मैं कांच में खड़ा रहता हूँ। ऐसे लोगों में मानसिक रूप से परेशानी होती है, इसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ऐसे पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है जब तक कि उसको मनोवैज्ञानिक चिकित्सक द्वारा ठीक और स्थिर नहीं किया जाता है, तब तक। तो ये 3 मेन कैटेगरी। अब डॉक्टर साहब, जैसे तिरुपति के मंदिर के अंदर जाके लोग बाल देते हैं, कुंटलों बाल से तरह तरह के विग बनते हैं। अब आपने कहा कि जैसे हमारे पास ओरिजिनल बाल है ही नहीं, तो कुछ ऐसा भी होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट भी दूसरों से ले रहे हैं, तो बाल भी दूसरे के लेके लगा सकते हैं जिसके पास बहुत सारे बाल हैं? तो इसके 2 आंसर है, यस और नो, दोनों। अच्छा, यस संभव है, जैसे लिवर और किडनी जैसा आपने बताया, जी। लेकिन लिवर और किडनी जीवन के लिए आवश्यक है। जब ट्रांसप्लांट करते हैं लिवर और किडनी को तो बहुत सारी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई दी जाती है जो बहुत महंगी होती है और जीवन के लिए घातक भी हो सकती है और लंबे समय नहीं, पूरी आयु लेनी होती है। लेकिन बाल जैसी समस्या के लिए, बाल जैसी कॉस्मेटिक समस्या के लिए इस प्रकार के इम्यूनोसप्रेसेंट लेना और देना वर्जित है, जो उचित नहीं है। नंबर 2, हेयर हम दूसरे हेयर से ले सकते हैं और ऐसे में जिनमें डोनर हेयर है ही नहीं उनके ऊपर दूसरे ऑप्शन है कि वो हेयर पैच लगा सकते हैं। लेकिन दूसरे का हेयर लेके टेक्निकली संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली, इथिकली नहीं किया जाएगा। बहुत ही सही बात बताई और हमने बहुत ही रोचक डिस्कशन किया है ट्रांसप्लांट के ऊपर, जहाँ पर कि हम लोगों को हेयर स्टाइल से पहचानते हैं। कई बार अगर हेयर स्टाइल दिखा दी जाए तो हम बता देते हैं ये आदमी कौन है।
तो एक तरीके से हेयर हमारी आइडेंटिटी भी है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे आप अपने नेचुरल हेयर्स को ही अपने खान पान और जीवन शैली में परिवर्तित करके रख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने इसके लिए एक पुस्तक भी लिखी है, वो भी हम यहाँ लाए हैं, और ये पुस्तक आखिरी में वो आपको दिखाएंगे, जो नोवाइस हेयर सर्जन्स के लिए है, और ताकि वो जो है सही तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट कर सकें और इस तरीके की जो दुश्वारियां हैं ये जो है ना आए, लोग सही तरीके से इसका ज्ञान प्राप्त करें, नए लोग सही तरीके से आएँ, ताकि इस तरीके के मिसहैप जो होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सही नहीं हुआ और ये चीज़ हमारे काम नहीं आई, इस तरह की घटनाएं ना। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। अगले सेगमेंट में आप जाइएगा नहीं, हम इस बार बातचीत करने जा रहे हैं नाक की सर्जरी दूरबीन के द्वारा, जिसके लिए प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर संजय अग्रवाल हमारे बीच में हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं अपने दूसरे सेगमेंट में नाक की सर्जरी दूरबीन द्वारा, जिसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय अग्रवाल साहब, जो कि इंदौर के सुप्रसिद्ध ENT सर्जन हैं। आप ऑल इंडिया सोसाइटी ऑफ ENT जो थी उसके अध्यक्ष रहे हैं। साथ में आपने नाक की सर्जरी दूरबीन द्वारा करने की ट्रेनिंग ऑस्ट्रिया से और जर्मनी से ली है, और उन्होंने बहुत ही वाइड वैरायटी के ऑपरेशन करते हुए नाक की दूरबीन के द्वारा आखिर क्या क्या करते हैं, क्योंकि हमने सुना था कि पेट की सर्जरी दूरबीन से होती है क्योंकि पेट बहुत बड़ा होता है, किडनी की सर्जरी दूरबीन से होती है, लेकिन नाक जैसी छोटी जगह में दूरबीन डाल के और साथ में फिर इंस्ट्रूमेंट डाल के सर्जरी करना, ये क्या वास्तव में संभव है? और क्या क्या सर्जरी कर लेते हैं ये लोग, और क्या वास्तव में इन सर्जरी में कुछ घातक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, या ये सर्जरी बिल्कुल सेफ़ है? लोग कहते हैं कि लोग नाक के रास्ते से दिमाग तक भी पहुंच जाते हैं। इन सभी के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम बातचीत करेंगे डॉक्टर संजय अग्रवाल से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि पिछले करीब 25-30 सालों से नाक की दूरबीन की सर्जरी कर रहे हैं, आपने बहुत शुरुआती दिनों में इसकी ट्रेनिंग जर्मनी और ऑस्ट्रिया से प्राप्त की थी, तो वास्तव में ऐसे कौन से मरीज़ होते हैं आपकी OPD में जिनको आप ये बोलते हैं कि हम नाक की सर्जरी दूरबीन के द्वारा करेंगे? मैं इसमें पहले ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले ENT सर्जन एक हेडलाइट से देखा करते थे, अभी जब से दूरबीन आ गया है पिछले 20 सालों 25 सालों में, हम अब OPD में भी मरीज को दूरबीन से देखते हैं। दूरबीन से देखने से टीवी मॉनिटर पे पिक्चर आता है नाक के अंदरूनी हिस्से का या कान का या गले का, तो उससे हम बेसिक सारी बीमारियां को पकड़ सकते हैं। और वही हर OPD में यदि हम 10 मरीज देखते हैं तो 5 से 7 मरीज को कुछ न कुछ नाक या साइनस की समस्या होती है। आपने बोला साइनस की समस्या होती है, तो ये साइनस कहाँ होते हैं डॉक्टर साहब? साइनस हमारे शरीर का एक अंग है। जैसे कोई व्यक्ति आता है या मरीज आता है, कहता है कि मुझे साइनस हो गया, तो ये मिसनॉमर है। जैसे साइनस हमारे चेहरे की हड्डी में जो खोखलापन है उसको साइनस कहते हैं। करीब 4 साइनस एक तरफ होते हैं, 4 दूसरी तरफ होते हैं। भगवान ने ऐसा डिज़ाइन किया है हमारा
कि जब चेहरे पे यदि ठोस बना देते पूरी हड्डी तो वो इतना भारी हो जाता, और साथ में साइनस देके उन्होंने उससे कुछ काम ले लिए हैं। जैसे हमारी आवाज़ को कंपन साइनस देते हैं, हम जो भी प्राणवायु श्वास लेते हैं तो वो पहले साइनस में जाती है, उसका शुद्धिकरण होता है, उसको एयर कंडीशनिंग करते हैं, उसको नमी देते हैं ताकि वो फेफड़े में जाने लायक हो जाए। यदि साइनस में बीमारी जैसे कि साइनोसाइटिस है तो फिर उसको इलाज की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब कई मरीज आते हैं हमारे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बहुत ही भारी रहता है सर, हमारा सर दर्द होता है, नाक बिल्कुल ठसी रहती है, हम विज्ञापन भी देखते हैं, करेक्ट। लोग कहते हैं भाई हाँ, मतलब बुरी हालत रहती है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। तो ये इसमें कुछ नाक की दूरबीन द्वारा आप चमत्कार करते हैं क्या? बेसिकली जो आपने कहा ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही बदल जाती है। ये साइनस की बीमारी ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है, पर पूरे टाइम सर दर्द बना रहना, एक आलसीपन बना रहना, चेहरे में भारीपन लगना, नाक बंद हो जाना, और फिर कुछ एडवांस केसेस में सुगंध दुर्गंध आना भी बंद हो जाती है। जी। अब आप समझिए सुगंध दुर्गंध आना बंद होगी तो फिर टेस्ट भी अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों का एक प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए नाक की दूरबीन अनिवार्य हो गई है अब। कई लोग जो है बार बार ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकालते रहते हैं डॉक्टर साहब, और ख़ासकर जब ये सर्दी का मौसम आ गया तो और परेशान हो जाते हैं। इनमें भी नाक की दूरबीन के द्वारा आप क्या देखते हैं? इनका ब्लॉकेज एक्चुअली हम असेसमेंट करते हैं, फिर साथ में पहले जैसा अभी हम सब जानते हैं कि पहले एक नाक का एक्सरे किया जाता था, अब आजकल एक्सरे को रिप्लेस कर दिया नाक के सीटी स्कैन ने। सीटी स्कैन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें मिलीमीटर, एक एक मिलीमीटर के कट्स आ जाते हैं, 24 से 48 पिक्चर पूरे चेहरे के साइनस की आ जाती है। तो एक एक फाइन डिटेल, इट इज़ लाइक ए रोड मैप कि हमें कहाँ बीमारी है और उसको कैसे हम ठीक करना है। तो डॉक्टर साहब लेकिन नाक के अंदर तो जरा सा ही कुछ जाए तो एकदम से छींक आ जाती है, आप नाक के अंदर एंडोस्कोप डाल देते हैं जी। तो क्या आप बेहोश करके करते हैं जो ओपीडी में आप कह रहे हैं आप यूज़ करते हैं? ओपीडी में तो देखने के लिए करते हैं, पर जब हम ऑपरेशन करते हैं तो प्रायः जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, या नाक को सुन करके भी कुछ छोटे प्रोसीजर तो किए जा सकते हैं। तो नाक को सुन पूरा कर दें तो वो टॉलरेट कर सकता है मरीज। अच्छा, तो आमतौर पर आप कौन कौन सी सर्जरी करते हैं नाक की दूरबीन के द्वारा? खासकर साइनस की सर्जरी, और एक नाक की हड्डी की काफ़ी बात होती है, तो मैं हमेशा पहले भी कहा है, मैंने फिर से कह देता हूँ कि नाक की हड्डी का तिरछापन का बड़ा समस्या, लोग बताते हैं हड्डी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। प्रायः 70 से 80% लोगों की नाक की हड्डी तिरछी होती है। जब हम स्कैन कराते हैं और यदि साइनस में भी कोई बीमारी हो तो एक जानकार डॉक्टर जो साइनस की पूरी ट्रेनिंग किया, उसको एक 5 से 7 मिनट लगते हैं उस चीज़ को ठीक करने में। और आजकल तो जिस हिस्से में आगे, बीच में, पीछे जहाँ हड्डी की रुकावट हो वो हम दूर कर देते हैं। इस तरह पूरी हड्डी जब से पहले निकाल दिया करते थे वो अब नहीं होती है। तो साइनस सर्जरी करना है तो नाक की हड्डी को एंडोस्कोप, और जैसा कि आपने बताया भी था कि इंस्ट्रूमेंट भी डालना है, एंडोस्कोप भी डालना है, तो एक प्रॉपर पैसेज मिल जाए उसके लिए की। तो डॉक्टर साहब पहले के ज़माने में लोग आते थे, कहते थे कि हमने अपनी नाक की हड्डी सर्जरी कराई और साहब हड्डी फिर से बढ़ गई। वो तो बड़ी, डॉक्टर साहब कराएं कि नहीं कराएं? नहीं, वो बड़ा एक विषय है, क्योंकि एक हमेशा मैं कहता हूँ सही मरीज का चुनाव। जैसे मैंने कहा 70 से 80% लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो अभी सबको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ 3 से 5% को ही जरूरत है। तो सही मरीज का चुनाव जरूरी है। अभी यदि मरीज को एलर्जी है, छींकें आ रही है, या नाक से पानी आ रहा है और थोड़ा हड्डी में भी तिरछापन है, और यदि सर्जरी कर दी उसको रिलीफ नहीं होगा, तो हमेशा एक डॉक्टर को अपने सही मरीज का चुनाव करना है। भले मरीज आके भी इम्पोज करे कि सर मेरी हड्डी का ऑपरेशन कर दीजिए, तो उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई, आपको एलर्जी का प्रॉब्लम है और एलर्जी का प्रॉब्लम नहीं जाएगा। कई लोगों को भ्रांति होती है कि हमने नाक की सर्जरी कराई तो अब जीवन भर सर्दी ही ना होगी। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो सर्दी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो होना जरूरी है, बट सर्दी जम जाना, गाढ़ी पड़ जाना, जिसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं, वो इलाज के योग्य है। बहुत ही सही बात बताई डॉक्टर साहब ने कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने नाक की सर्जरी करा दी तो आपको सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। सर्दी जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो साल में 2-3 बार होना ज़रूरी है, लेकिन यदि साइनस में कुछ भर गया है, कहीं रुकावट आ गई है जिससे आपको परेशानी हो रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आमतौर पर एक बार एक पेशेंट ने सर्जरी कराई तो उसकी आँख फूल गई। अब ये नाक से देख के लगता है कि इसके पास तो आँख भी है, तो कैसे करते हैं आप लोग प्रिसीजन के साथ इसको? इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है, मैं एक चीज़ और बीच में बता देता हूँ कि पहले हमारे पास जब मरीज आता है तो उसका पहला प्रश्न होता है कि सर ये सर्जरी करेंगे फिर करना पड़ती है।
तो भाई क्यों ऐसा आपको क्यों लगा? नहीं, बोले मेरा एक वो पड़ोसी है उसका। तो पहले नाक का पंक्चर किया जाता था। जब एक्सरे होता था केवल नाक का पंक्चर करते थे, सुई की नोक बराबर छेद बनता था, उसको सर्जन धो देता था, वो 10-15 दिन में फिर भर जाता था। जी। मरीज फिर क्लिनिक पे गया, फिर धो दे। वो एकदम अलग प्रोसेस है। साइनस सर्जरी में जो ड्रेनेज चैनल है उसको परमानेंटली बड़ा कर देते हैं, तो वो एक स्थायी रूप का समाधान है, क्योंकि वो बार बार नहीं होता। जी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के ज़माने में जो प्रोसीजर किए जाते थे, अब टेक्निकल एडवांसेस से ये पता जिनको लग गया पंचर है कहते थे। कि वो पंचर जो है वो नहीं किया जाता, अब एक डेफिनेटिव प्रोसीजर किया जाता। तो अब आप लोगों को ये गारंटी या आश्वस्त कर देते हैं कि कई में अगर आप इलाज कर देते हैं तो उनको आराम हो जाता है? इसमें हमेशा की तरह यह है कि एक सर्जन की प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि आपने जैसा बताया नाक के बारीक छेद से दूरबीन भी जाना है, इंस्ट्रूमेंट भी जाना है, मॉनिटर पे देख के करना है, इसका एक लंबा लर्निंग कर्व है। ऐसा कोई भी सर्जन जिसने आज ही ENT पास किया और वो कल से नहीं कर सकता है। आपको मुर्दा शरीर पे कैडेवरी काफ़ी कोर्सेज करना होते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग करना होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जिस तरह आपने बताया कि जैसे आँख फूल गई, तो सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल पीछे ब्रेन है, साइड में आँखें हैं दोनों तरफ, एक नाक के एक तरफ, और पीछे अपनी खून की बड़ी नलियाँ होती है। तो ये सारी चीज़ें वो ही सर्जन कर सकता है जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। तो डॉक्टर साहब, एक बार जो आँख के अंदर नासूर बनता है, हाँ, तो नाक की दूरबीन के द्वारा आप लोग वो भी सर्जरी करते हैं क्या? हाँ, अब ये एस्टेब्लिश्ड हो गया ऑलमोस्ट, और अभी सारे शहरों में ऑफ्थेल्मोलॉजिक सर्जन ENT सर्जन्स को ही बुला लेते हैं, क्योंकि क्या है, नासूर की सर्जरी आँख के डॉक्टर भी करते थे पहले, पर उसमें बाहर से चीरा देना पड़ता है। सेकंड, उसमें यदि आपका एक्यूट अटैक है तो उसमें नहीं कर सकते। अब नाक की दूरबीन के द्वारा एक अंदर से ही उसका रास्ता बना दिया जाता है। जो आंसू की थैली का रास्ता जो नाक में खुलता है वो अवरुद्ध होता है, तो उसको खोल देते हैं, सारा पस निकाल देते हैं और वो परमानेंट बनता है। बाहर कोई चीरा नहीं आता, और एक छोटा प्रोसीजर है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखते हैं लोगों की नक्सीर फूट जाती है। अब एक बार एक पेशेंट हमारे पड़ोस में थे, उनकी नक्सीर फूटी, तो साहब डॉक्टर साहब ने ENT सर्जन उसकी नाक के अंदर पट्टी भर दी, बाहर से टेप चिपका दिया, अजीब गरीब हालत हो गई और वो बहुत परेशान हो गया। तो दूरबीन के द्वारा कुछ आपने जो बोला बिल्कुल सही है। जब तक दूरबीन नहीं थी इसी तरह से बंद किया जाता था। कई बार तो पोस्टीरियर पैक यानी गले तक पैक कर दिया जाता था और उसके गॉज ठूस दिया जाता था। अब दूरबीन आने से क्या हो गया कि आप सीधा वो ब्लीडिंग पॉइंट को देखते हैं, उसको कैच करते हैं, उसको कॉटराइज कर देते हैं, तो ये बिल्कुल स्थायी समाधान होता है। बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जो नक्सीर की समस्या जो इतनी ज़्यादा थी और जिसके अंदर नाक पूरी तरीके से ठूस ठूस के बंद कर दी जाती है, अब दूरबीन से देखा और उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं कि जाके वहाँ पर उसको सील कर देते हैं और इमीडिएटली जो है। डॉक्टर साहब, और भी जैसे आपने बताया कि पीछे ब्रेन रहता है, जी हाँ जी। तो आप लोग आजकल मैं सुनता हूँ कि ब्रेन के जो बेस रहता है उसकी बहुत सारी स्कल बेस सर्जरीज भी लोग नेज़ोएंडोस्कोप से करने लग गए हैं ट्रेनिंग लेने के बाद। जैसे कि आपने बताया, आप तो काफ़ी इसमें महारत हासिल है, आप कुछ ऐसी सर्जरीज करते हैं क्या न्यूरो सर्जन के साथ मिलकर या स्वयं? हम हमेशा ऐसी सर्जरी न्यूरो सर्जन के साथ ही करते हैं। मैं एंटीरियर स्कल बेस तक करता हूँ। एंटीरियर स्कल बेस मतलब हमारी एक पिट्यूटरी की ग्रंथि आती है, उसके ट्यूमर होते हैं, जो कि अभी तक न्यूरो सर्जन ऊपर से पूरा कपाल खोल के किया करते थे। हम साइनस के द्वारा, क्योंकि जो सबसे पीछे वाला साइनस है उसी के पीछे डायरेक्ट ब्रेन है, तो हम वहाँ से एंट्री करके पूरा ट्यूमर निकाल सकते हैं। कभी कभी सुनने में आता है कि जैसे नाक से पानी एक तरफ से निकलने लगा, कई दिनों तक डॉक्टर एलर्जी समझ रहा है, ऐसा समझ रहा है, तो वो ब्रेन का पानी आने लगता है। तो या तो चोट के बाद आ जाए, या जो महिला हैं उनमें मीनोपॉज मतलब ये मेंसेस बंद होते हैं, जब डेंसिटी कम हो जाती है बोन की, तो स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर भी हो जाता है। आपकी बात से मुझे याद आया, एक महिला थी ऐसी 55 साल की, वो अचानक आई और कहने लगी कि उनकी एक नाक से जो वो झुकती हैं, हाँ, तो झरझर करके पानी बहने लगता है। जी हाँ। तो मतलब ये है कि ब्रेन की जो बेस है वो लीक हो रही है, दोनों का बीच का पार्टीशन है उसमें लीक हो गया है। तो अब ये कैसे बंद करेंगे डॉक्टर? तो इसके लिए एक तो प्रॉपर रेडियोलॉजी यानी नाक का CT स्कैन, साइनस का MRI, हम लीक साइट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर नाक के थ्रू ही जाके हम नाक के अंदर के कवरिंग को, जिसको एक सर्जन रहे हैं हडार्ड, उन्होंने डिस्क्राइब किया था, हडार्ड फ्लैप बोलते हैं,
या पेट से हम कुछ ये ले लेते हैं, फैट ले लेते हैं, या जांग के यहाँ से या कान के पीछे से फैशिया ले सकते हैं। कई बार कार्टिलेज यदि बड़ा डिफेक्ट है तो नाक के बीच की हड्डी से ही कार्टिलेज निकाल के भी लगा देते हैं, बहुत अच्छा सील हम बना देते हैं। बहुत ही विचित्र बात है कि जिसके लिए पूरा ब्रेन खोलना पड़ता था एक ज़माने में, और ब्रेन को पूरा हटा के और नीचे जाके उसको सील करना पड़ता था, वास्तव में वो हिस्सा जो है नाक की छत है। तो डॉक्टर साहब लोग जो है ट्रेनिंग करके वहाँ पर जाते हैं, उन सारी चीज़ों को सील करते हैं। डॉक्टर साहब, तो इससे तो काफ़ी मरीज़ को राहत हो जाती होगी, उसका स्टे भी कम हो जाता होगा। और जी हाँ, बहुत स्टे कम हो जाता है। और जैसा हम बोलते हैं मॉर्बिडिटी, मतलब उसका अस्पताल में रहना कम, उसको दवाइयाँ कम खाना है, और वो 1 हफ्ते में तो वो बिल्कुल। तो आमतौर पर डॉक्टर साहब ये जो आप नाक की सर्जरी करते हैं, जी हाँ, इसके अंदर पेशेंट को क्या प्रिकॉशन बताते हैं कि साहब आपको जो है क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनको, क्योंकि नाक तो बहुत ही ऐसा स्ट्रक्चर है कि जरा सी चोट लग जाए तो खून बहने लग जाता है। क्योंकि नाक में, और अब जैसा सब जानते हैं अपर लिप और नाक, एक उसको नाम दिया गया है डेंजर एरिया ऑफ फेस, वो इसलिए क्योंकि वहाँ मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होता है। इसीलिए एक लाइन में इसमें भी बोल देता हूँ कि यदि नाक में बार बार जो बाल खींच के तोड़ते हैं या फुंसी हो जाती है, उसको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सीधे ब्रेन में इन्फेक्शन जा सकता है। अच्छा। तो एक टर्म होता है केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ये टेक्निकल नाम है, पर आप ये समझ सकते हैं कि ब्रेन में इन्फेक्शन तुरंत जा सकता है। दूसरा, नाक की जो साइनस की सर्जरी की जाती है तो मरीज की काउंसलिंग की जाना चाहिए। पहले सही मरीज का चुनाव, उसके बाद रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन यानी CT स्कैन, सारी फिल्म्स, और उसके साथ बैठ के डिस्कस करना है। डिस्कस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इस तरह की सर्जरी नहीं है कि आप गए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स निकाल दिया गया। अभी इसमें नाक नहीं निकाल दी जाती, तो आपको वो पूरा रास्ता मेंटेन करते हुए, उसकी फिजियोलॉजी मेंटेन करते हुए केवल बीमार चीज़ों को निकाल देना है। तो एक जल नेति जैसा आप सुनते हैं अपन, नाक को धोने की प्रक्रिया, वो मरीज को करना है। शुरुआत में 2-3 बार करना है, डॉक्टर जब जब बुलाएगा नाक की सफाई को जाना है, और कम से कम 1 बार लाइफ लॉन्ग करना है। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है मरीज से कि ऐसा नहीं भाई आप सर्जरी कराने आए और गायब हो गए तो हमसे मत कराइए। आपको इसका देखभाल करना पड़ेगा, आपको बीच बीच में दिखाने आना पड़ेगा, आपको नाक की सफाई करना है, और बाद में 3-4 महीने तो दिन में 3-4 बार होगी, फिर 1 बार लाइफ लॉन्ग, ये ज़रूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने कि नाक की कैविटी है, उसके अंदर सर्जरी हुई है, ऐसा तो है नहीं कि बाहर कोई उसकी पट्टी कोई और उसकी पट्टी कर देगा। उसके लिए आपको सर्जन के पास आना है और उनकी विशेषज्ञ देखभाल के अंदर। डॉक्टर साहब, कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो नाक के अंदर जो चीज़ें डाल देते हैं, फेविकोल डाल दिया, मोती डाल दिया, कोई चने का दाना डाल दिया, तो उसको कैसे दूरबीन से देख पाते हैं? कहीं पीछे चली गई तो? सामने की तो सारी चीज़ें देख सकते हैं, और कई बार तो हम OPD में ही, मतलब आउटडोर में ही निकाल देते हैं। छोटे बच्चे को जैसे पहले जरा सी बात के लिए बेहोश करके ही देखना पड़ता था, दूरबीन आने से इतना फ़र्क हुआ है कि थोड़ा बच्चे को कोऑपरेटिव बात करके, मन बहला के देखें तो आउटडोर में निकाल देते। फिर भी यदि वो पीछे चला गया है तो हमेशा ये ख्याल रखना है कि कान में कोई चीज़ चली गई है और नाक में चली गई है, दोनों बहुत डिफरेंट है। कान में चली गई तो पीछे पर्दा है, अंदर नहीं जाएगी, इमरजेंसी नहीं है, पर नाक में गई है तो वो पीछे सांस नली में जा सकती है, तो उसके लिए आपको तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। एक तो पहले तो ये सावधानी बरते कि जाए ना, और अगर जाए तो तुरंत स्वयं ट्राई करने के बजाय, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ट्राई करने के चक्कर में उसको और पीछे भेज देते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि पीछे श्वास की नली भी रहती है, वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। तो दूरबीन के द्वारा ये लोग अंदर तक जाके देख के उसको आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार लोग ये भी देखते हैं कि अभी जब म्यूकरमाइकोसिस का टाइम आया था, तो उस समय भी जैसे लोगों के दांतों में दर्द होता है, तो कई बार लोग बोलने लगते हैं कि साहब ये दांत जो है साइनस के कारण हो सकता है। तो रिलेशन है कुछ क्या दांत का? हाँ, उनका नर्व सप्लाई करीब सेम है। इसलिए डेंटल पेन, हमारे जबड़े का जोड़ और साइनस का दर्द जो कान में भी आ सकता है, जबड़े में भी आ सकता है, चेहरे के सामने में आ सकता है, तो ये एक कॉमन नर्व सप्लाई एरिया है। तो एक जगह का दर्द दूसरी जगह रेफर होता है। कई बार लोगों की आंखें जो रहती हैं डॉक्टर साहब, आंख जो है थायराइड के मरीजों में बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती हैं। कई बार चोट लगती है तो आंख बहुत बुरी तरह सूज जाती है, आंख की हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसे आंख के, जैसे आपने बोला नासूर का ऑपरेशन कर लेते हैं, तो और भी कुछ ऑपरेशन नाक के रास्ते से कर सकते हैं? जैसे आप वो आंख सूज जाती है, बाहर आ जाती है, वो एक कंडीशन जैसे एक्सॉफ्थेल्मस बोलते हैं उसको। जी। उसका भी दूरबीन द्वारा उपचार बहुत अच्छा और संभव है।
उसमें हम जैसे आँख का जो पार्टीशन है नाक से उसको हटा के वहाँ से जगह बना देते हैं और एक्स्ट्रा फैट और ये चीज़ें निकाल देते हैं, तो वो बिल्कुल कारगर उपाय है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अपना दूरबीन रहती है, जी हाँ, ये आपने जैसे बोला कि आप मॉनिटर पे देखते जी हैं, हाँ, कैमरे के माध्यम से देखते हैं, तो कई बार आपने बोला कि इसके लिए लर्निंग कर्व की बहुत जी हाँ। ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे नए जो ईएनटी सर्जन है, जो हमारे गांव सारे विलेजेस में जाता है, तो ऐसी ट्रेनिंग कहाँ उपलब्ध है? आप लोग कराते हैं क्या? जी, ट्रेनिंग आजकल तो इतनी उपलब्ध है, जैसे हम लोगों का जब ज़माना था बड़ा कठिन ट्रेनिंग थी, मतलब हर बार बाहर जाना पड़ रहा है, विदेश जाना पड़ रहा है, कोई एड भी नहीं मिलती थी। अब तो सोशल मीडिया, इंटरनेट और यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस मिलते हैं और एक बच्चा यदि चाहे तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कर सकता है। मेरी तरफ से सुझाव यह है कि यदि वो नाक की दूरबीन पद्धति सीखना चाहता है तो सबसे पहले आउटडोर में शुरू कर ले। तो आउटडोर में अभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैं आपको देखूंगा या मैं अपने आप को कि अपन एक बार में ही उस जगह पहुंच जाते हैं, तो आपका वो नाक का दूरबीन जाता है, इधर हिट करता है, इधर हिट करता है, बार बार फॉग होगा, एंड वो एक लर्निंग कर्व जो कोऑर्डिनेशन बनता है कि नाक की सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए जब दूरबीन जा रही है और निर्बाध रूप से आप वहाँ तक पहुँच गए, तो ये भी एक ट्रेनिंग है। तो आउटडोर से स्टार्ट करें, फिर कैडेवरिक कोर्सेस होते हैं, मतलब मुर्दा शरीर पर मुर्दा कोर्स कराया शरीर पे, क्योंकि वही एक तरीका है। हम लाइव सर्जरी करके तो किसी को कॉम्प्लिकेशन देना नहीं चाहेंगे, तो कैडेवरिक कोर्सेस अटेंड करना है और जितने करेंगे उतना कम है। तो डॉक्टर साहब, एक बार एक किशोरावस्था का बच्चा था, उसकी नाक से बहुत ही तेज खून बहता था जी हाँ, जी हाँ, और बाद में उसको बताया गया साहब कि उसके नाक के पिछले हिस्से में कोई बहुत बड़ा ट्यूमर है। जी हाँ। और बाद में उसका तालू काट के हाँ। और बड़ी मुश्किल से उसका जो है पूरा ट्यूमर निकाला गया, लड़की को भी काफ़ी पैक वैक करके रखा गया। जी हाँ। तो ये सब जो बड़ी सर्जरीज थी, ये भी आपके नोजोएंडोस्कोपी के द्वारा संभव हो गई है क्या? बहुत अच्छे और संभव हो गई है। ये जो आपने जिस बात किया, ये इसको एक मेडिकल टर्म एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं। ये युवावस्था के बच्चों को ही होता है और यूजुअली इसमें इतना सीवियर ब्लीडिंग होता है, यदि कहीं आप छोटे अस्पताल चले गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ट्यूमर दिख रहा है, हम बायोप्सी कर दें, तो वो तो ब्लीडिंग ही नहीं रोक पाएंगे। तो नाक की दूरबीन से सारे एरिया को ट्यूमर के आसपास पहुंच के हम उसको ब्लड जो उसका सप्लाई है उसको कैच कर लेते हैं, पहले ट्यूमर को ऐसा डिमार्केट करके, और वो बहुत अच्छी तरह निकल जाता है। अब वो दिन गए अब कि कभी तालू काटना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, जिनको दोनों नाक के अंदर मस्से रहते हैं, इसमें भी क्या एंडोस्कोपिक सर्जरी कारगर है और उसके बाद क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं इनको? ये आपने अच्छा पूछा, क्योंकि मैं ये पॉइंट कहना भूल गया था कि जब भी जिसकी व्यक्ति की साइनस सर्जरी करते हैं तो हमें एक असेसमेंट भी कर लेना है कि उसको एलर्जी तो नहीं है। यदि एलर्जी है तो हम हमेशा उसको सलाह देते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद आपको एलर्जी टेस्ट करा के उसका इलाज करना है। प्योर एलर्जी का मरीज है और साइनस में बीमारी नहीं है, तो बहुत अच्छा स्किन प्रिक एलर्जी का टेस्ट होता है, वो कराना चाहिए। इसमें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि वो एक विशेषज्ञ से कराया जाए। कई जगह कई क्लिनिक्स में टेक्नीशियन केवल टेस्ट करते हैं और 20 चीज़ें 25 चीज़ों से एलर्जी निकाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट्स हैं जी। या ब्लड की एलर्जी टेस्ट होती है, काफ़ी पैसे लगते हैं उसके, 15,000, 18,000, 20,000, और तमाम चीज़ों से बोले हमने टेस्ट कर दिया और 25 चीज़ों से, ये बिल्कुल गलत है। एक अच्छा एलर्जी टेस्ट होता है तो कोई 2 या 3 चीज़ों से एलर्जी आती है एक व्यक्ति को, प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 से आ जाएगी। ये 20 चीज़ों से 25, ये बिल्कुल गलत बात है। मरीज़ आपके पास आता है, मेरा ये खाना बंद है, ये खाना ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ये ट्रायल एंड एरर ट्रीटमेंट है। तो यदि केवल एलर्जी का मरीज़ है तो मैंने जैसा बताया, स्किन प्रिक टेस्ट एक अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट से जो कि खुद करे, आप ढूंढेंगे जरूर मिलते हैं जी, और वो पिन पॉइंट कर देंगे। उसके बाद भी वो सलाह देते हैं कि आप ये चीज़ें अवॉइड करेंगे आपको फ़ायदा है। एक 100 चीज़ें अवॉइड करना है बेकार की बात है। नहीं, आप लोग कई बार ये बोलते हैं कि जैसे आपने बोला कि साहब ज़िंदगी में जीवन भर एक बार नाक को साफ़ करना पड़ेगा। कई बार आप लोग नेज़ल स्प्रे के लिए बोलते हैं। कई पॉलिप ऐसे जिनको आप निकाल देते हैं तो कहते हैं नहीं, ये आपका ट्रीटमेंट हमेशा के लिए हो गया। तो पॉलिप भी क्या अलग अलग तरीके के हो जाते हैं क्या नाक के अंदर? पॉलिप अलग अलग होते हैं, आपने जैसा बताया। एक होता है जो एक ही तरफ होगा
और बड़े साइनस से आता है, जिसको एक एंट्रोकोइनल पॉलिप बोलते हैं। उसका एलर्जी से संबंध नहीं है, जी जी। उसको तो निकालना ही पड़ता है। निकालने के बाद भी उसमें फिर से होने के चांसेस 40 से 50% रहते हैं। अच्छा ट्रेंड सर्जन ने किया तो भी 5 से 10% रहेंगे। अच्छा। तो उसके बेस को जहाँ से वो उग रहा है जाके और उसको भी जला देना पड़ता है। जी तो वो एक पॉलिप है। सेकेंड पॉलिप जिसकी हम बात करें वो एलर्जिक पॉलिप है। वो जनरली दोनों तरफ नाक में होते हैं। अब पॉलिप है, सामान्यतः हमारे यहाँ देखने आता है, मरीज लेट आता है, मतलब वो जब आता है जब वो पूरे भर जाते हैं, हाँ, कई बार तो नाक से बाहर बाहर निकल भी जाता आ जाते हैं। आप सही कह रहे हैं। तो ऐसे समय केवल एलर्जी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, तो एक डीलोडिंग करना पड़ेगा। तो दूरबीन द्वारा, और साथ में एक और इक्विपमेंट आता है जिसको डिब्राइडर कहते हैं, जो प्रिसाइज कट करता है और सक कर लेता है। ऐसा खींच खींच के पुराने ज़माने में निकाला करते थे, तो नॉर्मल टिश्यू भी खींच दिया करते। अभी हमें देखना होगा कि नाक एक सुगंध, दुर्गंध भी नाक के थ्रू जाती है, नाक का एक फंक्शन है, तो उसको भी प्रिजर्व करना है। तो पॉलिप का लोड पूरा कम कर देने के बाद उस मरीज को एलर्जी टेस्टिंग और एलर्जी ट्रीटमेंट में भेजेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कई लोगों को कोविड के बाद जी हाँ, लोग कंप्लेन करने लग गए हैं कि साहब हमको जो है खुशबू और बदबू का एहसास नहीं होता, तो आप लोग कुछ इसके लिए भी दूरबीन के द्वारा देख पाते हैं या कुछ कर पाते हैं क्या? अभी इसमें यह इम्पॉर्टेंट है कि उसको कितने दिनों से खुशबू या बदबू आना बंद हो गई। जैसे पॉलिप्स बहुत सारे हैं और बंद हुई है, या हमने एक शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड का दिया और उसके बाद मरीज बोल रहा है कि हाँ मुझे थोड़ी खुशबू आने लगी, तो दिस इज़ ए गुड साइन, मतलब उसकी सर्जरी करने के बाद खुशबू बदबू आने लगेगी। पर आप ऐसा डेफिनेटली किसी को 5-7 साल से नहीं आती और वो अब आपके पास आ गया, तो ऐसा दूरबीन देख के आपको ऐसा पता नहीं चलेगा क्यों बंद हो गई, अच्छा। यदि जब तक बीमारी नहीं है कोई। तो अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत आ गई है तो फिर उसके वापस आने की उम्मीद रहेगी? उसको पक्का आएगी फिर। अच्छा। यदि एक शॉर्ट कोर्स 5 दिन का स्टेरॉइड दिया और उसको खुशबू या बदबू 5% भी आने लगी, तो बीमारी हटाएंगे फिर आएगी, तो डॉक्टर साहब कई बार क्योंकि ऑल्फैक्टरी एरिया जो है मतलब जी। इंटैक्ट है। हाँ हाँ, तो डॉक्टर साहब कई बार ये रहता है कि हमारे मरीज़ जो हैं डायबिटीज़ के भी हैं, हाइपरटेंशन के, आप जैसा कह रहे हैं कि लोग लेट आते हैं, जी हाँ, तो कई बार अगर ये नाक के अंदर पॉलिप अगर लेट लोग ऑपरेट कराते हैं, नहीं कराते हैं, नाक बंद रहती है, मुंह से सांस लेने के आदी हो जाते हैं, तो इसका कोई दूरगामी कुप्रभाव भी हो सकता है? बिल्कुल होता है। वो सारे मरीज अस्थमा में डेवलप होते हैं। और भाई सांस की नली ही अवरुद्ध है, तो आप इस बात से समझिए कि नाक के अंदर की लाइनिंग ही फेफड़ों तक सेम है। वही लाइनिंग यदि यहाँ पर ही पूरे टाइम एक लोड रहेगा बीमारी का, एलर्जी रहेगी, तो वो अस्थमा में कन्वर्ट होगा। और जिनको शुगर है, हाइपरटेंशन है, तो वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी प्राणवायु लेने में आपको कष्ट दे रही है, तो वो हार्ट तक असर करती है। बहुत ही अच्छी बात बताई, और देखिए कितनी बड़ी बात बताई उन्होंने कि अगर सांस नाक से लेकर और छाती तक, चूँकि एक ही चादर बिछी हुई है, तो अगर आप नाक बराबर बंद रहेगी तो ऐसे मरीजों के अंदर ब्रोंकियल अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने नाक का इलाज सही कर दिया, वहाँ से सही हवा जाने लग गई, तो हो सकता है कि आपको ब्रोंकियल अस्थमा ना हो, आपकी लापरवाही कहीं आपकी इस बीमारी को और आगे ना बढ़ा दे। आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे आँख के नासूर का ऑपरेशन जो है, जो पहले बाहर से चीरा लगा कर किया जाता था, अपने की दूरबीन के द्वारा अंदर से ही कर देते हैं, और इवन अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो भी उस समय कर सकते हैं। दिमाग के रास्ते, दिमाग के पिट्यूटरी का ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर दिमाग का पानी नाक के अंदर से बह रहा है, तो पहले जिसके लिए पूरा ब्रेन उठाया जाता था, उसको जब नाक के अंदर से ही जाके रिपेयर कर देते हैं, अस्पताल में मरीज़ का रहना कम हो जाता है, ब्रेन की हैंडलिंग ख़त्म हो जाती है। ऑफ कोर्स न्यूरो सर्जन की वहाँ उपस्थिति रहती है कि वो भी उसके अंदर सहयोग करे। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि नाक की दूरबीन की सर्जरी जो है चिकित्सा विज्ञान के अंदर एक चमत्कारी खोज है। इसमें लर्निंग कर्व जरूर है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सर्जन को इसमें वेंचर करने से पहले अपनी लर्निंग सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि पास में आँख भी है, पीछे ब्रेन भी है और बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी ज़रूर आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। अच्छे एंडोस्कोपिक सर्जन के पास जाएं, नेज़ो एंडोस्कोपिक सर्जन के पास। तो डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बड़ी जानकारी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।